नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जनवरी 2023 के चौथे सप्ताह के करंट अफेयर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूपी पीसीएस, आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी या यूपी कमीशन का कोई भी एग्जाम या अन्य कमीशन के भी एग्जाम जो आप देते हैं, उनके लिए एक मासिक करंट अफेयर के अंतर्गत ये चौथी श्रृंखला है। एक एक वीक करके 3 सप्ताहों का करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है और ये चौथा सप्ताह है। चलिए शुरू करते हैं इस करंट अफेयर के सेशन को। 157 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे 3 सप्ताहों में और ये 158 नंबर क्वेश्चन से हमारा डिस्कशन शुरू होगा। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है आपको ये पढ़ना है तो फ्री ऑफ कास्ट ये मासिक पत्रिका हमारी है जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आईएएस प्रेप ऑफिशियल। उसको ज्वाइन करिए और इसका पीडीएफ आप मुफ्त में प्राप्त करिए। कोई भी पैसे आपको नहीं देने हैं और जल्द ही ये मार्केट में भी आपको मिलेगी, लेकिन अभी ये फ्री में आपको दी जा रही है। तो इस करंट अफेयर सेशन के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसकी व्याख्या भी हम करेंगे। तो आप लोग सही से इस सेशन को करिएगा और अच्छे से थोड़ा बहुत नोट करने की कोशिश कीजिएगा व्यवस्थित क्रम में। बाकी पीडीएफ तो हम आपको दे ही देते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और लेते हैं सेशन का पहला प्रश्न, लेकिन पूरी श्रृंखला का 158वां प्रश्न। 158 नंबर प्रश्न है, उत्तरी कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है? राज्य आपसे पूछा जा रहा है। झारखंड में यह स्थित है। 660 मेगावाट का यह थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और इसकी पहली इकाई का संचालन अभी कर लिया गया है। इस कारण से ये चर्चा में रहा है। तो आपसे इसका स्टेट अगर पूछा जाएगा तब तो आप कह देंगे झारखंड। कितने मेगावाट का है? तो 660 मेगावाट की पहली इकाई अभी क्या की गई है, इसको शुरू की गई है। और अभी जो ट्रायल ऑपरेशन इसको किया गया तो इसमें 71 गीगावाट को भी पार कर गई थी एनटीपीसी समूह की क्षमता, यानी कि टोटल एनटीपीसी की अगर क्षमता पूछी जाए तो 71 गीगावाट को ये पार कर गई है। ठीक है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को सस्ती दरों पर बिजली देने का काम ये करेगा। एनटीपीसी की जो प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें कि कब से ये शुरू हुआ था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके समय में ये शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या वीओ की तैयारी, तो हमारी टीम के निर्देशन में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके लिए आपको 6307281212 या 7408281211 पर कॉल या मैसेज करके जानकारी लेने की सुविधा दी गई है, आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, मोनपा जनजाति का 3 दिवसीय तोरग्या उत्सव, कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो यह भी पूछा जा सकता है तोरग्या उत्सव सुमेलित करने को कि किस स्टेट से इसको आप सुमेलित करेंगे। मोनपा जनजाति जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगर आपको ये पता है तो अरुणाचल प्रदेश में ही ये उत्सव मनाया जाता है और भारतीय सेना ने भी इस महोत्सव में पार्टिसिपेट किया है। ऐसे करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा महोत्सव है जिसमें भारतीय सेना ने पार्टिसिपेट किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में ये 20 से 22 जनवरी के बीच में मनाया गया। 20 से 22 जनवरी। और कहां पर? तवांग। तवांग, एक बार ये भी प्रश्न पूछ लिया था कि तवांग किस स्टेट में है, तो तवांग जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें एक नृत्य होता है और उस नृत्य का नाम है चाम नृत्य। तो चाम नृत्य अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेट से, तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और इसमें जो तवांग मठ है वो वहाँ पे इसके कारण चर्चा में रहता है और तवांग मठ भी इसमें पार्टिसिपेट, मतलब भारतीय सेना ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो निमंत्रण पत्र दिया था वो तवांग मठ ने ही दिया था। इसका जो प्रायोजक है वो तवांग मठ ही था। अगला जो प्रश्न है, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या है? निवेश और रोजगार, रोजगार और कुशलता, विकास और कुशलता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का पूरे साल का करंट अफेयर 2022 का जनवरी से दिसंबर तक का आईएएस प्रेप एकेडमी चैनल पर उपलब्ध है। 4 पार्ट में इसको हमने डिस्कस किया है। 240 ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 240 प्रश्नों के माध्यम से पूरे साल के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को आप तैयार कर सकते हैं। 2023 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का जो दिवस मनाया गया, उसकी जो विषय वस्तु है, मुख्य विषय है, उसकी बात की जा रही है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 73वां ये स्थापना दिवस था और निवेश और रोजगार इस बार की थीम थी। निवेश और रोजगार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निवेश और रोजगार। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें तो 1950 की बात है। 24 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया था,
संयुक्त प्रांत के रूप में पहले जाना जाता था, तो संयुक्त प्रांत से हटा के मतलब इसका नाम उत्तर प्रदेश के रूप में रखा गया था। और 2018 से इसका एक अच्छे से आयोजन किया जा रहा है। योगी गवर्नमेंट ने इसको 2018 से मनाना शुरू किया। भाजपा सरकार जब बनी यहाँ पर, तो इसने कहा कि हम इसको 24 जनवरी को अपने दिवस के तौर पर मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो दिवस तो पहले से था, लेकिन मनाया जाना सही से अब शुरू हुआ। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संदर्भ में असत्य कथन आपको पहचानना है। भारत सरकार नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति और वीरता की 6 श्रेणियों में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करती है। कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और अगला जो प्रश्न है कि अगला जो स्टेटमेंट है, पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 2 लाख रुपए और 1 प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो 1 पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और 1 प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया जाता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पर तो ये गलत है ना, ये गलत हो जाएगा दूसरा वाला कि 2 लाख रुपए नहीं दिए जाते हैं, इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 5 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति, ये 6 श्रेणियां हैं जिनमें ये दिया जाता है। ये बात सही दी है, तो पहला सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। असत्य पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा केवल 2 असत्य है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है B20 बिजनेस 20 इंडिया मीट 22 से 24 जनवरी 2023 को कहां पर आयोजित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजनेस 20 इंडिया मीट का आयोजन हुआ जनवरी में गांधीनगर में। गांधीनगर पड़ता है आपका गुजरात में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कहां पर की गई है? गांधीनगर में। गांधीनगर में यह आयोजित की गई है। और इसकी थीम थी RAISE, रेज आप कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस, है ना। ये इसका फुल फॉर्म था, ध्यान रखिएगा। और ये भारतीय उद्योग परिसंघ है वो को सरकार के द्वारा B20 सचिवालय नामित किया गया, जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको आप कहते हैं CII, है ना। तो इसको सचिवालय नामित किया गया है कि ये इसको जो समिट थी इंडिया मीट 2023 की B20, तो इसको सचिवालय के तौर पर कौन मॉनिटर करेगा? तो CII इसको मॉनिटर करेगा। और G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है, भारत कर रहा है 2023 के लिए। सितंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो भारत के द्वारा की जा रही है। इस कारण से ये सब आयोजन हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। 18वां ये G20 शिखर सम्मेलन है जो भारत के द्वारा मेजबानी में संपन्न कराया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक फैक्चुअल प्रश्न है, विक्रम देवदत्त। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक संस्था है जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है। 2020 जो संशोधन अधिनियम लाया गया है, तो उसके अंतर्गत इसको एक वैधानिक निकाय बना दिया गया है। इसको क्या किया गया है? इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया है। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि ये कैसी संस्था है, तो ये अब क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है। और ये सुरक्षा के मुद्दे चाहे हों, चाहे वो परिवहन सेवाओं, जो भारत की हवाई परिवहन सेवाएं हैं उनको नियंत्रित करने की बात हो, ये सब काम यही करता है। निजी पायलट लाइसेंस और वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस से संबंधित जो भी मामले हैं उन सबको भी यही डील करता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए लुंगलेई फायर स्टेशन को चुना गया है। ये किस राज्य में स्थित है? लुंगलेई फायर स्टेशन, ये संस्थागत श्रेणी में जो पुरस्कार दिया जाता है उसके अंतर्गत इसको चुना गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती होती है उसके अवसर पर इसको चुना गया है। और लुंगलेई फायर स्टेशन जो है, ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त करने वाला कहाँ का? मिजोरम का। ये कहाँ पर स्थित है? मिजोरम का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे मिजोरम में ये स्थित है। और जो ये पुरस्कार है इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। नहीं सॉरी, 99 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये उड़ीसा का जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसको भी ये मिला है, ये ध्यान रखिएगा। और उसकी स्थापना 1999 में हुई थी। उसकी स्थापना 1999 में हुई थी।
और ये जो लुंगलेई पावर स्टेशन है, ये जंगल की आग को बहुत प्रभावी ढंग से कुशलतापूर्वक नियंत्रण किया था इसने। इस कारण से 32 घंटे तक लगातार ये फायर स्टेशन काम किया था। इस कारण से इसको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। गणतंत्र दिवस से पहले किन 2 राज्यों से लगी भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बीएसएफ द्वारा ऑप्स अलर्ट अभ्यास, इस अभ्यास का नाम है ऑप्स अलर्ट अभ्यास। तो ऐसी जो सिचुएशन ऑप्स कंडीशन, उसके लिए अलर्ट अभ्यास कहाँ पर किया गया है, तो गुजरात और राजस्थान की जो सीमावर्ती भूमि है वहीं पर इसको आयोजित किया गया। पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा मिलती है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 जनवरी को ये शुरू किया गया था, उसके 2-3 दिन पहले, मतलब 21 जनवरी को एक जानकारी मिली थी, उसके बाद में 2 दिन पहले इसको किया गया था, और 2 दिन पहले ये किया गया, 26 के पहले 21 को जानकारी मिली थी। 21 जनवरी को 21 जनवरी को जानकारी मिली थी कि ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं। किस देश द्वारा भारत में वीजा प्रक्रिया में देरी को कम करने के लिए नई पहल विशेष शनिवार साक्षात्कार दिन, स्पेशल सैटरडे इंटरव्यू डेज का आयोजन किया जाएगा? तो जो वीजा प्रतीक्षा समय है उसको कम करना चाह रहा है यूएसए। तो भारत में वीजा प्रक्रिया में जो देरी है वो ना हो सके, इस कारण से ये पहल की जा रही है। स्पेशल सैटरडे इंटरव्यू डेज इसमें रखा गया है, और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चीन के बाद वीजा संचालन के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2023 तक ऐसा आंकड़ा मिल रहा है कि ये हो जाएगा चीन के बाद में सेकंड नंबर पर। और क्योंकि हमारे यहाँ से सभी प्रकार के जो वीजा हैं उनके आवेदनों की संख्या देखी जाए तो लगभग प्रति माह ये 10 लाख के करीब होती है, 1 लाख के करीब होती है जो अमेरिका के लिए अप्लाई करते हैं, और वैसे सालाना ये लगभग 12 लाख हो जाती है। तो इस लिहाज से इसको देखा जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो अमेरिका ऐसा कर रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 फरवरी 2023 में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट की थीम के तहत कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो फरवरी 2023 में इसका आयोजन होना है, और ये है क्या? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है 2023 की। तो इसकी थीम भी इसमें दे दी गई है कि ये शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, तो ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी? अबू धाबी में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? अबू धाबी में। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 अबू धाबी में ये आयोजित की जाएगी। समुद्री अभ्यास ट्रोपैक्स 2023 के संदर्भ में सत्यकथन आपको बताना है। समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? ट्रोपैक्स 2023। भारतीय नौसेना का यह अभ्यास ट्रोपैक्स 2023 ये हिंद महासागर में शुरू हो गया। दूसरा है कि ट्रोपैक्स 2023 जनवरी से लेकर अप्रैल 2023 तक 4 महीने की अवधि में किया जाएगा। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा जहां तक है कि इसका संचालन कितने दिनों में किया जाएगा, तो 4 महीने नहीं, ये 3 महीने की अवधि के लिए। बहुत बढ़िया तो प्रश्न ये नहीं बन रहा है कि महीने आपसे पूछे जाए, लेकिन जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जनवरी टू मार्च 3 महीने के लिए ये विभिन्न चरणों में बंदरगाहों और समुद्रों में ही इसको संपन्न कराया जाएगा। तो बंदरगाह इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटर होंगे। तो पहला और दूसरा देखा जाए तो दूसरा गलत है, पहला सही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लिविंग विल क्या है? व्हाट इज लिविंग विल? तो लिविंग विल इसमें पहला है कि इच्छा मृत्यु को सरल प्रक्रिया देने से संबंधित है, गरिमा के साथ मरने का अधिकार है, या कानूनी दस्तावेज है जो चिकित्सा सपोर्ट की समाप्ति के निर्देश देता है। और ये अगला एक दिया है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार है। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जिसको पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं, तो उसको सरल बनाने के लिए अभी सर्वोच्च न्यायालय ने पैसिव यूथेनेसिया पर अपने 2018 के आदेश में संशोधन किया है, और इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया जो है वो सरल हो जाएगी इससे। तो एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है, लिविंग विल आप कह सकते हैं, जो चिकित्सा सपोर्ट की समाप्ति का निर्देश देता है कि अगर इसको किसी को केवल सपोर्ट सिस्टम के जरिए जिंदा रखा गया है, बस उसकी किसी तरीके से धुकधुकी चल रही है, सांसें चल रही हैं, तो वो ऐसा सही नहीं है भाई। उसके परिवार वाले भी पजल्ड हो रहे हैं और व्यक्ति भी जिंदा नहीं रह पा रहा है, उसको कष्ट भी हो रहा है, बस उसको जबरदस्ती जिंदा किए हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, जिला चिकित्सा अधिकारी इसमें जो है वो लोग नामित करेंगे, और ये अस्पताल के द्वारा जो ये बनाया जाएगा, तो उसके बाद में इसमें एक बात उन्होंने कही है कि एक शर्त इसमें थी कि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम
हटाना है उससे, तो आपको मजिस्ट्रेट से क्या करना पड़ेगा, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो स्वीकृति वाला सिस्टम वो अनिवार्यता अभी समाप्त कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मेडिकल बोर्ड, एक प्राथमिक और दूसरा रोगी की चिकित्सा की स्थिति की जांच के लिए जो स्थापित किया जाता है वो वैसे ही रखने का नियम रखा है कि वो वैसे ही रहेगी। और अब दोनों बोर्ड अस्पताल बनाएंगे, दोनों बोर्ड बन जाएंगे और समीक्षा बोर्ड में जिला चिकित्सा अधिकारी की एक नामित चिकित्सक को शामिल किया जाएगा और 48 घंटे के अंदर इसमें फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर इसमें शामिल होंगे उन डॉक्टर के पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी नया डॉक्टर बना और वो जाके अपना राय दे रहा है उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए तो जीवन जीने के अधिकार के एक पहलू के तहत आर्टिकल 21 में आप इसको मान सकते हैं कि आर्टिकल 21 में इसके बारे में कहा गया है। और इच्छा मृत्यु जो है वो एक व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर समाप्त करने का कार्य है, ये अगर कहा जाए तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन पीड़ा से छुटकारा देने के लिए किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा इसका पॉजिटिव पक्ष है। और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का एक ऐसा रूप है जिसमें मरने वाले रोगी को एक समय के लिए जीवित रखने वाले जो चिकित्सा उपकरण यूज किए जा रहे हैं, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया, उसको हटा देने की बात इसमें होती है। ठीक है, तो लिविंग विल ये एक दस्तावेज है, बाकी अधिकार की यहाँ बात हो रही है इसलिए नहीं है, तो रिलेटेड तो ये है ही है, सरल तो ये बना ही रहा है। लेकिन अगर विल की बात की जाए तो समाप्ति का निर्देश ये देता है। किस देश ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराकर आईसीसी पुरुषों की ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया? तो ये टीम है भारत। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये रैंकिंग इसकी क्या हो जाएगी, नंबर वन रैंकिंग इसने हासिल कर लिया था। और इंदौर के होलकर स्टेडियम में ये मैच खेला गया था जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 90 रनों से हराया था। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर यह मैच हुआ, तो आप उसको बता सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का और 25 जनवरी को कहाँ का, हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश। तो किस वर्ष ये पूर्ण राज्य बना था? तो 53वां बनाया, वैसे भी आप जोड़ सकते हैं 1971 में। अगर थोड़ी सी भी मैथ रीजनिंग आपकी सही है तो रीजनिंग का सवाल भी ये बन जाता है। और 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। और उसके बाद में 1971 में 25 जनवरी को ये एक राज्य के तौर पर आया था अस्तित्व में, और ये भारत का 18वां राज्य था उस समय, है ना। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ये सब हिमाचल प्रदेश में स्थित है जो आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे लोकसभा सीटें 4 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी ध्यान रखिएगा। और जरा विधानसभा की सीटें कितनी हैं ये बताइएगा। ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जल्दी चुनाव हुए हैं ना। भारत के किस राज्य में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का 3रा संस्करण मनाया गया है? कौन सा राज्य है? तो ये ऑरेंज फेस्टिवल आपसे पूछा जा रहा है। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर एक रसोमा गांव है, नागालैंड में पड़ता है कोहिमा, और कोहिमा का एक गांव है रसोमा। तो रसोमा गांव में इसको मनाया गया है, इस फेस्टिवल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत, जहाँ तक संतरे की उत्पादन की बात है, तो सिट्रस फलों की खेती के तहत कुल क्षेत्रफल का लगभग हमारे यहाँ ठीक ठाक हिस्सा है, 40% हिस्सा भी इसमें आता है। और विश्व में जितना भी संतरा होता है उसमें भारत 9वें स्थान पर है विश्व स्तर में। 3% का योगदान भारत देता है। और उत्पादन जितना होता है उसका 1.72% ही निर्यात किया जाता है, बाकी हमारे यहाँ सब खपत हो जाता है। एक मंदारिन का मतलब संतरा होता है, नागपुर मंदारिन बोलते हैं, वो पूरे विश्व स्तर पे जाना जाता है। ठीक है ना। संतरा जहाँ तक बात है तो विटामिन सी, विटामिन ए, बी सी और फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी और प्लस फास्फोरस, इसका जो है ये एक स्रोत है, अच्छा स्रोत है, भरपूर मात्रा में इसमें होता है। पहाड़ी ढाल टाइप की जहाँ पे भू स्तराकृतियां पाई जाती हैं वहां पर इसकी खेती आसानी से की जाती है। मेथनॉल मिश्रित डीजल MD-15 से चलने वाले अंतर्देशीय क्रूज के परिचालन किस कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया है? इसका परीक्षण परिचालन जो आयोजित किया गया वो भारत ऊर्जा सप्ताह था, उसके अंतर्गत किया गया था। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023। ठीक है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के अंतर्गत इसका परीक्षण परिचालन किया गया है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा।
मेथनॉल मिश्रित जो डीजल है MD-15 उससे ये चलने वाली अंतर्देशीय क्रूज है और इसका परीक्षण किया गया है। 2023 में किससे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये है डॉक्टर प्रभा अत्रे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट और अवार्ड। हरिप्रसाद चौरसिया शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है, बांसुरी वादन से ये संबंधित है। और 2021-22 में ये जो पुरस्कार है ये लता मंगेशकर जी को दिया गया था, है ना। हरिप्रसाद चौरसिया वृंदावन गुरुकुल के संस्थापक भी हैं। मुंबई में वृंदावन गुरुकुल है, इसको मथुरा में टिक कीजिएगा, ठीक है। और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। किसको दिया है? डॉक्टर प्रभा अत्रे को। अगला प्रश्न, ESCR परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ESCR ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य 26 जनवरी से सभी भाषाओं में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले उपलब्ध कराना है। और दूसरा दिया हुआ है कि ये जो ESCR है इसके अलावा 1091 सुप्रीम कोर्ट के फैसले स्थानीय भाषाओं में गणतंत्र दिवस पर उपलब्ध होंगे, ठीक है। अब दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराने की बात की है, न कि सभी भाषाओं में। जो ये है ये अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराने की बात की है। और जो सुप्रीम कोर्ट के 1091 फैसले, जहां तक बात है 26 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई, तो गणतंत्र दिवस पर स्थानीय भाषाओं में इसमें उपलब्ध कराने की बात की गई थी, सभी भाषाओं में नहीं, स्थानीय भाषाओं में, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ सही है। और पहले में यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी भाषाओं में, तो सभी भाषाओं में नहीं, ये जो भी अनुसूचित भाषाएं हैं हमारी, उसके बारे में आप जानते हैं, तो अनुसूचित भाषाओं में इसको शुरू कराने का फैसला लिया गया था। तो पहला तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर सत्य हो जाएगा, केवल दो। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर बालकृष्ण विठलदास दोषी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो बालकृष्ण विठलदास दोषी वास्तुकला, कला, जीवन, संस्कृति और दर्शन, इन सब के लिए जाने जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सहनी योजनाकार, शहर के योजनाकार के तौर पे और प्रसिद्ध शिक्षक के तौर पर इनको जाना जाता है ना। और अर्बन प्लानर, यानी कि शहर को कैसे बसाया जाए, कैसे शहर के बारे में कैसी चीजें, कैसी गतिविधियां जो एक लंबे समय तक कारगर हो। आप जब पढ़ते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में, तो आज आप क्या पढ़ते हैं? उनकी जो वास्तुकला थी, उनकी जो एक बनावट थी, उनकी जो विशेषताएं थी, यही ना। तो अगर हमारा इतिहास लिखा जाए तो इन लोगों का बड़ा योगदान होता है। तो डॉक्टर बालकृष्ण विठलदास दोषी ये अभी नहीं रहे हैं, तो इनका संबंध इन क्षेत्रों से था। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिंपल सा प्रश्न है, नरेश लालवानी है। पूछा नहीं जाएगा, PSC में कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन है करंट का प्रश्न, तो देख लीजिए। 27 जनवरी 2030 को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 में ये 27 जनवरी को किया गया और ये आयोजन हुआ गुजरात में। कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। और गुजरात में जो स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया, अहमदाबाद गुजरात में। और ये 27 से 31 जनवरी के बीच में किया गया था। साइंस सिटी में इसका आयोजन किया गया था। सरकार सार्वजनिक या सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और अभी ये पायलट मोड में है। और ये जो कार्यक्रम है सार्वभौमिक टीकाकरण से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इसका नाम है यूविन। ये एक पायलट मोड में अभी चल रहा है, यूविन। तो यूविन प्लेटफॉर्म सभी नियमित टीकाकरण जो हो रहे हैं उनको ऑनलाइन पंजीकृत करेगा। कोविड-19 प्लेटफॉर्म जो कोविन है, कोविन की नकल पे ये बनाया गया है। अब यूविन में केवल कोविन का, कोविन तो वो अलग है, केवल कोविन का आप मत समझिएगा कि वही कर दिया गया। जितनी भी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाता है, जो प्रसव रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जो बच्चों को टीकाकरण किया जाता है, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से एक डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म होगा और प्रमाण पत्र भी डिजिटलाइज इसमें दिए जाएंगे, सारा डेटा ऑनलाइन आ जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग वाला कौन सा रेलवे स्टेशन ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है? तो ये रेलवे स्टेशन है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन पाने वाला, कौन सा? यह है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
6 पर्यावरण श्रेणियों में 100 में से 82 अंक इसने हासिल किए हैं। ठीक है, और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ये सर्टिफिकेशन सर्वे किया था, और इसमें सिल्वर रेटिंग मिली है भागलपुर वाले को, इसको मिली है सिल्वर, है ना, सिल्वर रेटिंग मिली है। और ग्रीन स्टेशन सर्टिफिकेशन इसको भी दिया गया, लेकिन सिल्वर रेटिंग। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को गोल्ड दिया गया है, गोल्ड दिया गया। और प्लेटिनम, ये इसको गोल्ड मिला है, इसको गोल्ड मिला है। और लास्ट में आता है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम ये मिला है किसको, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत पर्व 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो कार्यक्रम है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, भारत पर्व। और गणतंत्र दिवस के पहले ये शुरू हुआ और 31 जनवरी तक ये चला। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में इसको मनाया गया। मेगा इवेंट है ये, एक मेगा इवेंट के तहत इसको आप देख सकते हैं। और ये स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी में से एक, बहुत सारी पहलें हैं, उनमें से एक ये भी पहल है। किसे आईसीसी मेंस की T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है सूर्य कुमार यादव, भारत के जो खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव। तो मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है? सूर्य कुमार यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस महोत्सव का आयोजन किया गया है मुंबई में। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो भारत की अध्यक्षता आप G20 की भी हो रही है, और अभी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से एससीओ फिल्म महोत्सव का आयोजन यही कर रहा है। तो इसमें कहा गया कि ये एससीओ में भारत की अध्यक्षता को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया गया है कि हम जो है अध्यक्षता कर रहे हैं, इस तरीके का मैसेज इसमें दिया जा रहा है। ये वो विभाग ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नॉर्मली ये पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी, अब्देल फत्ताह अल सीसी, ये जो है ये गणतंत्र दिवस जो 74वां अभी हमने मनाया है 2023 का, तो इसके ये क्या थे? इसके मुख्य अतिथि थे। दिग्गज अभिनेत्री और पूर्व सांसद जमुना का हैदराबाद में निधन हो गया, उनकी उम्र क्या थी? तो उम्र पे प्रश्न नहीं बनेगा, ये 86 साल की उम्र है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल नहीं ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो जमुना है ये क्या थी? तो ये अभिनेत्री भी थी और पूर्व सांसद भी थी, इसलिए ये पूछा जा सकता है। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक प्रदान किए गए? 901 पुलिसकर्मी हैं जिनको ये पदक दिए गए हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इसमें ये वीरता के लिए पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक और मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक, ये सब इसमें शामिल है। 27 जनवरी को लुइसा स्टेफनी और राफेल मांटोस को ब्राजीलियाई जोड़ी ने किसे हराकर, मतलब मांटेस की ब्राजीलियाई जोड़ी ने किसे हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस, ये एक मतलब ब्राजीलियाई जोड़ी है, ब्राजील की खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया है भारत सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को। इनको हरा के रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा, इस जोड़ी को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम जीता है किसने? लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ने। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो था 2023 का था उसका रिजल्ट। तो जहां पर भारत का कोई खिलाड़ी हारेगा या जीतेगा, वहां से प्रश्न आपका बन जाएगा। वीर गार्जियन 2023 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। ये भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में एक संयुक्त अभ्यास है। तो गार्जियन याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना और जापान जो की वायुसेना है एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, तो ये सही दिया हुआ है, इसके बीच में एक संयुक्त अभ्यास ये किया गया। और इसका उद्घाटन 26 जनवरी 2023 को भारत में किया गया। तो इसका जो आयोजन है ये भारत में किया गया है या नहीं किया गया है, तो यही आपको जानना है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने इसमें पार्टिसिपेट तो किया है, लेकिन ये भारत में
आयोजित नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये जापान में हुआ है, जापान के साथ है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। अब एबीसीडी ये चेंज कर देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। डेटा गोपनीयता दिवस 2023 का मुख्य विषय थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, ये विषय रखा गया है। थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, डेटा गोपनीयता दिवस है तो प्राइवेसी फर्स्ट, ऐसा ये थीम रखी गई है। और ये प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये मनाया गया है 17वां डेटा गोपनीयता दिवस। और थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, डेटा संरक्षण दिवस के रूप में भी इसको हम जानते हैं। तो डेटा आपका अगर प्राइवेसी भंग करता है तो वो डेटा बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, ये डेटा गोपनीयता दिवस 2023 की थीम है। 28 जनवरी को ये मनाया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए किस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में व्यापक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कार्यक्रम का नाम क्या है। तो ये कार्यक्रम है निधि आपके निकट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने किया है, निधि आपके निकट, ये कार्यक्रम का नाम है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, देश में 12 चीतों को स्थानांतरित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये भारत ने किए हैं दक्षिण अफ्रीका के साथ। किसके साथ? दक्षिण अफ्रीका के साथ। और अगले 8 से 10 वर्षों में भारत को प्रतिवर्ष 12 चीते, आगे ये 8 से 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष 12 चीते वहां से लाए जाएंगे, है ना। 7 नर और 5 मादा चीते। नर जो लाए जाएंगे वो इस बार 7 लाए जा रहे हैं, और मादा चीते जो हैं वो कितने? 5। तो 7 और 5 ये 12 देखिए आएंगे। वहां पे दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, वहां पर 7,000 चीते जो हैं वो जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उनमें से अधिकांश यहीं पर रहते हैं। तो ये किया गया है। 25 जनवरी से शुरू हुए तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहां पर किया गया? ये इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम है और इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 जनवरी से ये शुरू हुआ और 2 फरवरी तक ये चला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 44 देशों ने इस पर पार्टिसिपेट किया। MITY स्टार्टअप हब और मेटा ने XR स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए कितने स्टार्टअप और इनोवेटर्स का चयन किया है? मेटा जो है ये आप जानते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक की, वही फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी ले लिया। तो फेसबुक जो कंपनी है इसकी पेरेंट कंपनी अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये क्या है? मेटा। ठीक है, तो लगभग 120 स्टार्टअप और इनोवेटर का इन्होंने चयन किया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 28 जनवरी को किस महान देशभक्त दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के संस्थापक की 158वीं 158 जयंती ये मनाई गई है? तो ये लाला लाजपत राय थे, महान देशभक्त दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के संस्थापक। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के संस्थापक कौन थे, तब भी आप बता सकते हैं लाला लाजपत राय। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शिकायत अपीलीय समिति के संदर्भ में उचित कथन पहचानिए। तो पहला स्टेटमेंट है, केंद्र द्वारा 28 दिसंबर 2022 को 3 शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना की गई। प्रत्येक समिति में 3-3 सदस्य हैं। दूसरा है कि एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा ये, जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा। शिकायत अपीलीय समिति, तो 3 शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना की गई है और दोनों बातें उसके बारे में ये सही कही गई हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने बेल्जियम को हराकर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देश है जर्मनी, है ना। तो जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप है वो जीता है बेल्जियम को हराकर। किसने? जर्मनी ने जीता है। हारा कौन है? बेल्जियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये एडवर्ड लुटियन था, उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और इसका मुगल गार्डन का नाम अब क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा।
और मुगल उद्यान जो है ये चारबाग संरचना से प्रभावित शैली होती हैं और फारसी उद्यानों से ये शैली ली जाती है। और चारबाग एक फारसी और इंडो फारसी चतुर्भुज उद्यान लेआउट है। आप अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए कि ये फारसी और इंडो फारसी चतुर्भुज उद्यान लेआउट है तो ये सही है। और ये कुरान में जो जन्नत के 4 बाग बताए गए हैं उन्हीं बातों से प्रभावित होकर इसको बनाया गया है। तो कभी आपसे पूछा जाए ऐसे तो 4 बाग शैली के बारे में थोड़ा सा ही ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया? किसको हराया है? तो इसने हराया है इंग्लैंड को। इंग्लैंड पहले हमको हराया था, विभिन्न कृत्यों के द्वारा, कुकृत्यों के द्वारा गुलाम बनाया था। और अब भारत की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि वहां के खिलाड़ी भी नहीं जीत पा रहे हैं, है ना। तो महिलाएं हमारी अंडर 19 जो महिलाएं T20 विश्व कप जीती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इंग्लैंड में बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है वहाँ पे क्रिकेट खेलने का, महिलाओं के द्वारा भी और पुरुषों के द्वारा भी। हमारे यहाँ की महिलाएं मेहनत करके जीत रही हैं, तो वो भी अंडर 19 7 विकेट से जीत दर्ज कर रही है हमारी यहाँ की महिलाएं। तो भारतीय जो महिला टीम है उसने पहली बार किसी मतलब विश्व कप का खिताब जीता है किसी स्तर पर, जो है अंडर 19 की बात की जाए तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। कितने भारतीय हवाई अड्डों को एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व क्षेत्र में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यार्पण से सम्मानित किया गया है? तो इन हवाई अड्डों की संख्या है 8। बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है लेकिन ठीक है, 8 भारतीय हवाई अड्डों को कार्बन प्रत्यानयन की क्या की गई है, कार्बन प्रत्यानयन ये प्रदान किया गया है, मंजूरी दे दी गई है। और ये वैश्विक कार्बन प्रबंधन प्रमाण पत्र के तौर पर इसको जाना जाता है कि जिन हवाई अड्डों को ये दिया गया है वहाँ का जो प्रबंधन है कार्बन से रिलेटेड वो बहुत सही है। तो एक ये सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों को उच्चतम स्कोर इसमें मिला है 4+। प्रत्यानयन का मतलब है प्रत्यायन का ट्रांजिशन ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ट्रांजिशन श्रेणी में ये प्रत्यानयन प्राप्त हुआ है, 4+ का मतलब है। और कैंपे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलोर में है और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में है, इसको 3+ प्रत्यायन मिला है और न्यूट्रलिटी की स्थिति इसकी है। तो सबसे अच्छी स्थिति अगर पूछी जाए और किसकी है तो ये 8 को ध्यान रखिएगा कि ये 8 है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं की बात की जाए तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की जाए या लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की जाए, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, तो इसको 2 प्रत्यानयन यानी रिडक्शन श्रेणी में ये माने जा रहे हैं। और दुनिया में 32 हवाई अड्डे केवल हैं जो शीर्ष स्तर पर है 4+, जिनको ट्रांजिशन श्रेणी में रखा गया, उनमें 2 हमारे शामिल हैं, वो है दिल्ली और मुंबई का हवाई अड्डा। 43 व्यक्तियों की जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022 के तहत घोषणा की गई, इसको प्रदान किया गया। तो जीवन रक्षक पदक पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो 43 व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022 दिए गए हैं 30 सितंबर 1961। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है कि जीवन रक्षा पदक पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिए जाए जो जीवन को बचाने में मानव स्वभाव के सराहनीय कार्य के लिए जाने जा रहे हैं। यानी कि एक मानव का स्वभाव होता है जीवन को बचाना, और किसी पैसे की लालच में नहीं, किसी दबाव में नहीं, और इस स्वभाव के कारण उसने किसी की जान बचाई, ठीक है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक, इस तरीके से 3 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 30 सितंबर 1961 में ये शुरू हुआ था। और कई बार जान बचाने में लोगों की जान चली जाती है खुद की, तो मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, स्टेफानोस सिटसिपास और रिंकी हिजिकाटा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो टेनिस का रहा है पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसमें हारे हैं स्टेफानोस सिटसिपास, ये हारे हैं। और जोकोविच ने, इसके पहले देखा जाए तो राफेल नडाल
के पुरुषों, मतलब अभी जो ये रिकॉर्ड था, इसके पहले रिकॉर्ड था राफेल नडाल के नाम 22 ग्रैंड स्लैम खिताब। तो अभी उसकी बराबरी कर ली है जोकोविच ने इसकी बराबरी कर ली है, और दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग के खिलाड़ी भी ये बन गए इसी के साथ में। ठीक है, तो अभी 22-22 दोनों लोगों के हैं, राफेल नडाल और जोकोविच के। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में शोधकर्ताओं, जरा बताइएगा ये नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा निम्न स्तरीय बेसाल्ट पठार की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये खोजा गया है महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिमी घाट में एक निम्न स्तरीय बेसाल्ट पठार खोजा गया है, महाराष्ट्र के अंतर्गत ये आता है। पेप्सिको फाउंडेशन और केयर द्वारा भारत में सी फीड द वर्ल्ड कार्यक्रम किन राज्यों में शुरू किया गया है? सी फीड द वर्ल्ड, पेप्सिको फाउंडेशन और केयर, इन दोनों के द्वारा इसको किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल का अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिले, यहाँ 2 जगह पे, मतलब अलीपुरद्वार और कूच बिहार में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये जिले 2 हैं, ना कि ये बिहार राज्य है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी भी जब प्रश्न करिए तो 2-3 चीजें ध्यान रखिए। आप जब पढ़ रहे हो उसकी व्याख्या आप कर रहे हैं, तो व्याख्या करते समय आप देखिए कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे। कूच बिहार आया है और आपने उसको पढ़ लिया बिहार। ठीक है, तो कूच बिहार वहां का एक डिस्ट्रिक्ट है, 2 जिले हैं, तो उनमें से कूच बिहार एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसको शुरू किया गया। और ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया गया, सी फीड्स द वर्ल्ड, ये पेप्सिको फाउंडेशन और केयर के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार और कूच बिहार 2 जिलों में इसको शुरू किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन कितने स्मारकों को स्मारक मित्र योजना के तहत निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाएगा? अब देखिए, हर चीजें निजी क्षेत्र को दी जा रही हैं, तो 1000 स्मारक अभी निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित करने की बात हो रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में अभी तक है, अब इनको हस्तांतरित कर दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को। तो 1000, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वही लोग इसको मैनेज करेंगे, और वहां पे अगर वो वैसे पर्यटन स्थल में होंगे तो चार्जेस भी वैसे ही लगेंगे। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार नामांकित छात्रों की संख्या के मामले में शीर्ष 6 राज्यों में से कौन सा राज्य नहीं है? तो अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो किया गया, तो उच्च शिक्षा में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब स्टेट हैं, और मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक है, राजस्थान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान आता है, लेकिन बिहार उसमें उच्च शिक्षा में नहीं है। कौन सा राज्य नहीं है? तो बिहार। ठीक है, ये बिहार, वैसे भी आप ये जान सकते हैं, बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ एक स्टेट। कुछ स्थितियां सुधरी हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। पेट्रा पावेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? नाम क्या है इनका? पेट्रा पावेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं चेक गणराज्य के। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। और इन्होंने एंड्रेस बेबिस को हराया है, चेक गणराज्य के ये नए राष्ट्रपति बने हैं, पैट पावेल। तो सुमेलित करने में ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। और पावेल को आप ऐसे भी जान सकते हैं, ये पूर्व अध्यक्ष रहे नाटो के, जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है नाटो, तो नाटो के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सैन्य समिति के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और यूरोपीय संघ और नाटो के समर्थक के तौर पर इनको जाना जाता है। जहाँ तक गणराज्य की बात करें तो एक स्थलरुद्ध देश है, मध्य यूरोप में पड़ता है, मिडिल यूरोप में एक लैंडलॉक कंट्री है ये। ठीक है, और इसको पहले बोहेमिया के नाम से जाना जाता था, बोहेमिया, इसको पहले बोहेमिया के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। और चेक गणराज्य की राजधानी जो है वो प्राग है, ये भी पूछी जाती है, प्राग इसकी राजधानी है। ठीक है, फ्रैट फियाला यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, फ्रैट फियाला। यहाँ पे एकात्मक संसदीय गणतंत्र है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की घोषित की गई है? तो ये जो झांकी रही है गणतंत्र दिवस की 2023 की, तो इसमें उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकी। बाकी महाराष्ट्र की 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति, उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव, ये सब जो है झांकियां भी पुरस्कृत की गई हैं
तो महाराष्ट्र वाली को दूसरी और उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरी पोजीशन मिली है सर्वश्रेष्ठ झांकी के तौर पे। बाकी फर्स्ट पे रही है कहाँ की झांकी, उत्तराखंड की झांकी। ऑनलाइन पोल में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की झांकी दूसरे और तीसरे स्थान पर ये रही है। ऑनलाइन पोल भी कराया गया था, तो ऑनलाइन पोल अगर कराया जाए तो उत्तर प्रदेश की झांकी सेकंड स्थान पे आ जाएगी और महाराष्ट्र की झांकी थर्ड पे पहुंच जाएगी। नॉर्मली वैसे फर्स्ट पे यूके, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे उत्तर प्रदेश है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 30-31 जनवरी को G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसकी पहली बैठक जो है वो आयोजित की गई भारत के सबसे सुनियोजित शहर में, जिसका बसाव सबसे अच्छे से किया गया है, सुनियोजित तरीके से बसाया गया है, चंडीगढ़। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30-31 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है ना। और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो इसी के तहत पहली G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। तो शुरुआत कहाँ से हुई? चंडीगढ़ से। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? कभी कभी ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछे जाते हैं। ये निकहत जरीन है। मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात जब आती है तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने गोल्ड जीता था, निकहत जरीन। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इनको NMDC ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। और NMDC देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। इस्पात मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है ये। मुख्यालय इसका कहाँ पड़ता है? NMDC का एक बार शायद पूछा गया है। इसका मुख्यालय पड़ता है हैदराबाद में। कहाँ पर पड़ता है? हैदराबाद में। ठीक है। और पन्ना निकालने, हीरा निकालने का काम जो पन्ना में होता है वो सब भी इसी के द्वारा होता है। लौह उत्पादन का काम जो है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, यहाँ पर ये इसने खदानें लगा रखी, मतलब इसकी खदानें जो हैं वो इसी के स्वामित्व में आती हैं। लौह का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। तो ये सब राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड कार्य करता है और निकहत जरीन को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना ल्यूमिनस द्वारा किस राज्य में बनाया गया है? तो पहली बार पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना ये कहाँ पर बनाया गया है ल्यूमिनस के द्वारा? तो ये उत्तराखंड में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो कारखाना है ये रुद्रपुर में 2023 के अंत तक ये शुरू हो जाएगा और रुद्रपुर में इसको बनाया गया है। और ये जो है ये सौर ऊर्जा पर पूरी तरीके से डिपेंड है और वहाँ पर रोबोटिक पूरा उसको बनाया गया है। जो प्लांट है उनको रोबोटिक तौर पे इसको डेवलप किया गया है। सब रोबोट वहाँ पे काम करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम हुआ उसकी थीम क्या रखी गई? तो सशक्त नारी सशक्त भारत, ये इसकी थीम है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सशक्त नारी सशक्त भारत। अगला जो प्रश्न है, 30 जनवरी को हाल ही में समाप्त विश्व कप में भारत के बाहर होने के बाद ग्राहम रीड ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। क्या किया इन्होंने? ग्राहम रीड मुख्य कोच थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको कब नियुक्त किया गया था? तो ये अप्रैल 2019 से नियुक्त थे और अभी 30 जनवरी 2023 में इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो 20, 21, 22, 23, ठीक है, मोटे तौर पे यानी कि 20, 21, 22, 23 4 साल से थोड़ा सा कम ये रहे हैं। ठीक है। और हमारे हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की, उन्हीं को ये इस्तीफा इन्होंने सौंपा। और वैसे कार्यकाल इनका पेरिस ओलंपिक के अंत तक रखा गया था, लेकिन इन्होंने पहले ही छोड़ दिया है। भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ये घोषणा की है मुरली विजय ने। विराट कोहली, युवराज सिंह, रोहित शर्मा नहीं, मुरली विजय सभी प्रारूपों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा अभी जल्दी में की है। दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है। कौन सा एक्सचेंज? दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज, तो ये है चौथे साल लगातार ऐसा हो रहा है। लगातार नहीं कह सकते, लेकिन चौथे साल ये न्यूज़ यही थी कि चौथे साल दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना है। तो एक बार फिर 2022 में ये अनुबंधों की संख्या के मामले में जो कारोबार के लिए किए जाते हैं
उस लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में ये उभर कर आया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें और भी स्थान हैं, लेकिन वो स्थान पूछे नहीं जाएंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज अगर पूछ लिया जाए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें न्यूयॉर्क दिया हुआ है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना इसलिए पूछी जा रही है, इसने जो मतलब FSSAI है ना, FSSAI, इसने क्या किया है, अभी पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में लेवलिंग जो मानदंड है उनको और कड़ा करने की योजना बनाई है, जिससे कि ये नमक, चीनी और वसा का जो उपयोग होता है खाद्य पदार्थों में, उसको और क्लियरली मेंशन किया जाए। जब लेवलिंग की जाए तो उसमें सही से लिखा जाए। 2008 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में जो लाया गया था, उसके तहत 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो स्थापना कब की गई थी? तो 2008 में। और ये अधिनियम कब लाया गया था? अगर एक्ट की बात की जाए तो एक्ट 2006 में लाया गया था और स्थापना 2008 में की गई थी, एक्ट 2006 में। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित एम सैंड की विशेषता क्या है? तो ये प्राकृतिक रेत की तुलना में एम सैंड अधिक लागत प्रभावी है। इसमें एक समान दानेदार आकार होता है और जो निर्माण परियोजनाओं के लिए फायदेमंद हो सकता है, और पानी की खपत इसमें अधिक होती है। ये 3 बातें कही जा रही हैं। तो प्राकृतिक सैंड की तुलना में अभी क्या किया है, कोल इंडिया लिमिटेड ने एक एम सैंड प्रोजेक्ट चलाया है। तो 5 एम सैंड संयंत्र 2024 तक इसने स्थापित करने की बात की है कि कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियां इसको स्थापित करेंगी। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सैंड का उपयोग आप जानते हैं कि मकान जो निर्माण होता है उसमें किया जाता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा उसमें किया जाता है, तो इसमें लागत प्रभावशीलता पाई जाती है। प्राकृतिक रेत की तुलना में एम सैंड अधिक लागत प्रभावी है और इसमें एक समान दाने, आकार इनका एक समान होता है। तो ये जितनी भी निर्माण परियोजनाएं हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है और इसमें स्थिरता भी खूब ज़्यादा होती है। पर्यावरणीय तौर पर भी ये बहुत फायदेमंद होता है। पानी की खपत भी इसमें कम होती है और इसमें ये ज़्यादा खुरदुरी सतह होती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें जो रेत है वो अधिक कोड़ीय रेत पाए जाते हैं, तो इसमें बहुत दिक्कत नहीं होती है। ये ज़्यादा व्यवहारिक है, निर्माण परियोजनाओं के लिए ये ज़्यादा व्यवहारिक भी है। तो ये तीनों की तीनों बातें यहाँ पे 2 बातें तो ये सही है, पानी की खपत जो होती है ये कम होती है, तीसरा यहाँ पर ये गलत है। तो पहला और दूसरा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पानी की खपत इसमें कम होती है। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, खास करके यूपीएससी में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? तो यह आर्थिक सर्वेक्षण है वो कह रहा है 6.5% ये रहेगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6.5% ये जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए कितनी रहेगी? 6.5%। अगला प्रश्न, कौन सा देश वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है? वैश्विक स्तर पर दूसरा, पहला कौन है? पहला तो चाइना है। पहला कौन है? वो चाइना है। दूसरे स्तर पर भारत पहुंच गया है वैश्विक स्तर पर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप किया है। इवन एप्पल ने भी लगाया, और अभी न्यूज़ में था कि सबसे ज़्यादा अगर पैसे की बात की जाए निर्यात के मामले में स्मार्टफोन, तो क्योंकि इनके फ़ोन महंगे होते हैं तो इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे में निर्यात किया है अगर पूंजी की बात की जाए तो। ये ध्यान रखिएगा, भारत ये दूसरा बन गया है। अगला जो प्रश्न है, बायो एशिया के 20वें संस्करण 2023 की थीम क्या है? बायो एशिया का जो 20वां संस्करण 2023 में बनाया गया तो उसकी थीम क्या है? तो इसकी जो थीम रखी गई है वो थीम है एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। ये बायो एशिया की थीम रही है 20वें संस्करण की, जो 2023 में आयोजित किया जाना है 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच में। 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच में आयोजन होगा और इसकी थीम ये रखी गई है। ठीक है ना? तो बायो एशिया जो ये है, इसका विजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में नवाचार,
खोज यानी रिसर्च और जो भी प्रभावी समाधान हो सकते हैं उनको बढ़ाना, उनको प्रमोट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किस वर्ष तक पृथ्वी कम उत्सर्जन परिदृश्य के तहत भी 2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने की संभावना व्यक्त की गई है? मतलब तापमान में वृद्धि की बात की गई है। किस वर्ष तक कम उत्सर्जन परिदृश्य रहेगा तब भी 2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। तो कहा गया है 2050 तक ऐसा होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 2 डिग्री ये गर्म हो जाएगी। ठीक है। और वैसे देखा जाए तो 1880 के बाद में अभी तक पृथ्वी का जो औसत वैश्विक तापमान है वो कम से कम 1.1 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कहें तो 1.9 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें बढ़ा है उन 1880 से लेके अभी तक। तो 1.1 और 2050 तक ये कह रहे हैं ये 2 डिग्री तक पहुंच जाएगा। कितना? 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पहुंच जाएगा। तो वैसे 1.5 डिग्री की तो बात होती ही रहती है, अब 2 डिग्री की बात होने लगी है। संघ लोक सेवा आयोग ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये प्रश्न क्या संघ लोक सेवा आयोग ने ड्रग के रूप में डॉक्टर इनकी नियुक्त नहीं किया है, ये क्वेश्चन ही देखिए गलत है। किसी नियुक्त नहीं किया, सिफारिश की है, यहाँ पे शब्द होना चाहिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, यहाँ पर क्या होगा, सिफारिश की है, नियुक्त नहीं कर सकता हूँ, वो सिफारिश कर सकता है। भाई नियुक्ति ऐसे कैसे करेंगे, है ना। तो डॉक्टर वीजी सोमानी, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी और डॉक्टर जयप्रकाश जैसे शीर्ष दावेदारों का यहाँ पर साक्षात्कार हुआ और अंत में डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी के नाम की इसने सिफारिश की। तो इन सबका साक्षात्कार हुआ, डॉक्टर जयप्रकाश नहीं, इन लोगों का साक्षात्कार हुआ और इसमें राजीव सिंह रघुवंशी की सिफारिश इसने की है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां तक DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बात है तो ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के तहत एक विभाग के तौर पर यह कार्य करता है और जितनी भी दवाएं हैं, दवाओं का निर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, इन सब के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो मानक होते हैं, उनको स्थापित करने के लिए एक जिम्मेवार संस्था है। ये दवाओं को मंजूरी देने, उनके नैदानिक परीक्षणों को भी नियमित करने, इन सब का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। तो ये सिफारिश की है, नियुक्ति की सिफारिश की है, ना कि नियुक्त किया है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग सिफारिश समझे, नियुक्ति ना समझे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, भारत के समुद्री क्लस्टर के संदर्भ में उचित कथन पहचानिए। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला CEO माधवेंद्र सिंह को बनाया गया है और GMC वर्तमान में भारत में दूसरा समुद्री क्लस्टर है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला CEO ये बने हैं, ठीक है, ये चर्चा में रहे। और GMC जो है अपनी तरीके का ये वाणिज्यिक मैरीटाइम के तौर पे देखा जाए तो पहला वाणिज्यिक मैरीटाइम क्लस्टर है और ये भारत में पहला और एकमात्र समुद्री क्लस्टर भी है। दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए, पहला और एकमात्र है। ठीक है, गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये उद्योग, सरकार, अकादमिक, वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात करता है। तो गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के द्वारा अभी इनकी जब नियुक्ति की गई तो ये गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए जरूरी थी। किसकी नियुक्ति की गई है? माधवेंद्र सिंह की। ये पहले CEO इसके बने हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिभूषण का 31 जनवरी 2023 को नोएडा में यूपी में निधन हो गया। वे कब से कब तक भारत के कानून मंत्री रहे? तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये वरिष्ठ वकील तो हैं ही हैं, प्रशांत भूषण इनके बेटे हैं, कई बार ये चर्चा में रहते हैं, आप देखते होंगे। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता थे। प्रशांत भूषण भी सर्वोच्च न्यायालय के वकील हैं और इनका आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी तो उसके संस्थापक सदस्यों के तौर पे नाम आप जानते होंगे। बाद में आम आदमी पार्टी पे तो केवल केजरीवाल जी का कब्जा है, बाकी सारे लोगों को दरकिनार कर दिया गया। और ये कानून मंत्री थे उस समय। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब कानून मंत्री थे तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था और वो समय था कब? 78 का, 77 से 79 के बीच में ये रहे हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया।
ये ध्यान रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, इसीलिए पूछा भी जा सकता है ना। और 42वें संविधान संशोधन के कई कानूनों को, कई प्रावधानों को निरस्त किया गया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो था, मिनी संविधान के तौर पे जाना जाता है 42वें को, तो उसके कई प्रावधानों को निरस्त किया गया 44वें में, और उस समय ये कानून मंत्री थे। केंद्रीय बजट 2023 में उच्च शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 44,094, ये ध्यान रखिएगा, 44,094। बहुत ही नजदीकी विकल्प बनाया गया, इतने नजदीकी पूछे नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे रट लीजिए 44,094 करोड़ रुपए, 44,094 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, बाकी बजट पे एक सेशन हम लोग करेंगे, उसमें सारे बजट के प्रश्न रहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे 10, 15, 20, तो उनको सारे क्वेश्चनों को एक साथ हम करेंगे जल्दी। उस पर काम चल रहा है व्यवस्थित तौर पे अच्छे से, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना चाहते हैं कि आपको क्लासेस भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, टेस्ट भी मिल जाए, सारी कुछ चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, कम समय में तैयारी हो जाए, तो हमारे बैचेस से जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। जो एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, चाहे बीओ है, चाहे आरओ है, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम है, उसके लिए। किन देशों ने उद्योग और शिक्षा जगत की भागीदारी के साथ एक क्वांटम समन्वय तंत्र भी स्थापित किया? तो ये भारत और अमेरिका ने किया है। ऐसे काम ज्यादातर भारत और अमेरिका के बीच में होते रहते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि अन्य देशों के साथ नहीं होते। भारत में जो है सबसे बड़ा मार्केट है, तो सारे देशों की चाह रहती है कि भारत के साथ संबंध स्थापित हो। और सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका ने टास्क फोर्स बनाने पे भी सहमति व्यक्त की है। उद्योग और शिक्षा जगत की भागीदारी के लिए क्वांटम समन्वय तंत्र भी स्थापित करने की बात की है। रक्षा निर्माण के क्षेत्र में पारस्परिक हितों, वस्तुओं को साझा तौर पर आप कह सकते हैं कि उनका उत्पादन किया जाए, उनका उपयोग किया जाए, इस पर भी ध्यान केंद्रित किया है। तो भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो मतलब ठीक है, लेकिन भारत का रसिया के साथ भी अच्छा है, कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है इसी चीज को लेके। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किसे लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया गया है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री। लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान इनको दिया गया है। और ये इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिणीति चोपड़ा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है राघव चड्ढा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला, और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की जो गोलकीपर है अदिति चौहान, उनको भी आउटस्टैंडिंग अचीवर्स में शामिल यहाँ पर किया गया है। 25 जनवरी को ये पुरस्कार सब दिए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनकी पढ़ाई लिखाई भी तो लंदन से हुई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सरकार ने रक्षा के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बजट की बात है, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 13% अधिक है। ये कुल बजट का कितने प्रतिशत है? तो रक्षा के लिए जो बजट है ये बढ़ाया गया है, 13.18% है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। कुल बजट का जितना बजट है उसमें 13.18% रक्षा पर खर्च किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया है? तो 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट ये रेलवे के लिए किया है। एक तरफ रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अब दूसरी तरफ इसमें बजट भी दिया जा रहा है, तो ये बजट ये किस लिए, कहाँ जाएगा? और दूसरी तरफ सब प्राइवेट में भी देते जा रहे हैं। इधर खैर कई फैसले इन्होंने वापस भी लिए हैं, है ना। अभी तक का, अच्छा जब भी कभी कहा जाता है ना कि अभी तक का सबसे बड़ा, तो समय के साथ तो महंगाई बढ़ रही है तो बड़ा बजट तो ही जाएगा, पीछे से आगे आप तुलना करेंगे तो अगला बजट जो बड़ा होगा पिछले बजट से। ठीक है, राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में नाममात्र या नॉमिनल जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो ये 15.4% की बात की गई है राजकोषीय नीति विवरण में। ठीक है, कि इतने दर से ये बढ़ेगा। किस स्थान पर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर यूएस इंडिया पहल शुरू की गई है? किस स्थान पर? तो यूएस इंडिया पहल जो शुरू की गई है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज
पर आधारित ये पहल है और ये शुरू की गई है नई दिल्ली में नहीं, नई वैसे ऐसे लिखा भी नहीं जाएगा, ये वाशिंगटन में शुरू की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे एनएसए चीफ जो अजीत डोभाल हैं और अमेरिकी समकक्ष उनके हैं जैक सुलिवन, तो औपचारिक रूप से उन्होंने वाशिंगटन में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर यूएस इंडिया पहल की शुरुआत की थी। तो ये दोनों देशों में जो रक्षा संबंधी गतिविधियां हैं, स्टार्टअप हैं, उनको जोड़ने का कार्य करेगा और प्रौद्योगिकी को डिजाइन करना, डेवलप करना, कैसे उसका यूज किया जाए, है ना, कैसे उसका लोकतांत्रिक हितों में प्रयोग किया जाए, ये सारी बातें, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कैसे बात की जाए, इसका उपयोग कैसे किया जाए, इस पर यह आधारित है। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो IAS प्रेप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे जो मंथली मैगजीन है फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलेगी, जितने भी PDF इंपॉर्टेंट है वो हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी, जैसे हमारी जो मैगजीन है वो मैगजीन हमारी कुछ ऐसी है, इस मैगजीन का आप उपयोग अपनी किसी भी परीक्षा के लिए कर सकते हैं। इस तरीके की मैगजीन है, इसमें डिटेल में प्री मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया हुआ है, तो आप इसका उपयोग करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आप अपना इनपुट भी दे सकते हैं। बाकी हमारे जो बैचेज हैं, जुनून बैच है UPPCS 2023 के लिए, हमारा खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मंजिल बैच है, 2 बैच इसमें चल रहे हैं, तो बाद वाला बैच अभी लेटेस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्री और मेंस RO के लिए हमारा बैच मकसद, उसकी भी जानकारी आप लेके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 6307281212 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे कॉल या मैसेज करके आप अपने कोई भी शंका का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।